हरिपुर गांव में ननकू नाम का किसान अपनी पत्नी जया और बूढ़े पिताजी के साथ रहता था। ननकू के पास थोड़ी बहुत जमीन थी। वो उन पर खेती का काम करता था और बचे हुए समय पर दूसरों के खेतों में भी काम कर लेता था। इससे उसकी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी। जया, मेरे खाने का डब्बा तैयार हुआ या नहीं? आज अपने खेतों पर हल चलाने के साथ साथ मुझे श्यामू काका के खेत पर भी जाना है, इसलिए घर नहीं आ पाऊंगा। आपका डिब्बा तो तैयार है जी, मगर इतनी गर्मी में आप इतनी मेहनत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं। जया, हमारी खेती तो पूरी तरह से पानी पर निर्भर है। अच्छी बारिश हो जाती है तो साल में 2 बार फसल अच्छी होती है, वरना हम केवल बारिश के दिनों में ही फसल उगा पाते हैं। बाकी समय घर खर्च चलाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी होगी ना। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, मगर मेहनत करने के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आपकी बात सही है, मगर आपको तो पता है, छोटी की शादी के समय हम लोगों ने हमारे खेत गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज लिया था। आज तक हम मूल तो चुका ही नहीं पाए हैं, ब्याज भी चुका रहे हैं। साहूकार के मुनीम जी धमकी दे रहे थे, यदि जल्द ही हमने उनके पैसे नहीं चुकाए तो वे हमारे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं भी खेतों पर चलकर आपकी मदद करूंगी, एक से भले दो। नहीं नहीं जया, मैं वैसे ही तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। खेतों पर तुमसे काम करवा कर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। तुम घर पर ही रहकर अपना और पिताजी का ध्यान रखो। ननकू खेतों पर जाकर हल चला रहा था। तभी साहूकार के मुनीम अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आए और उसके बैलों को खोलकर अपने साथ ले जाने लगे। अरे भैया भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे बैलों को कहाँ लेकर जा रहे हो? मालिक का आदेश है। पिछले 6 महीनों से तुमने ब्याज की कोई भी किस्त नहीं चुकाई है। अरे मूलधन से ज्यादा तो तुम्हारा ब्याज हो गया है और इसीलिए तुम्हारी बैल अब हमारी हुई। ऐसा न करो। यदि आप हमारे बैल ले जाएंगे तो मैं खेती कैसे करूंगा? बस फसल तैयार होने में कुछ ही दिन बाकी है। फसल बेचकर पहले मालिक का ब्याज चुकाऊंगा। मेरे बैलों को मत लेकर जाइए। मत लेकर जाइए। अरे साहूकार जी, यदि तुम्हारे लोगों की बातों में आकर अपना मूल और ब्याज भूलते जाएंगे तो उन्हें किसी और से रुपए उधार लेने पड़ेंगे। जब तुम ब्याज चुका दो तो अपने बैल लेकर चले जाना है, और तब तक ये बैल हमारे खेतों पर काम करेंगे। मुनीम के साथ आए हुए नौकर उन बैलों को अपने साथ लेकर चले गए। ननकू उदास होकर बैठा था। फसल पकने में अभी थोड़ा ही समय बाकी है। ऐसे में यदि निंदाई नहीं हुई तो फसल का दाना अच्छे से नहीं बैठेगा। बिना बैलों के हल कैसे चलेगा? मुझे तो अभी श्यामू काका के खेतों पर भी जाना है और यहाँ तो अभी मेरे खेत का काम ही खत्म नहीं हुआ। क्या करूं मैं? वो कुछ देर तक सोच विचार करता रहता है और फिर खुद ही बैल की जगह खड़े होकर हल खींचकर पूरे खेत की निंदाई करता है। इतना भारी हल खींचने के कारण वो बहुत थक जाता है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद श्यामू के खेत पर काम करने लगता है। वहां भी उसे अनाज के बोरे उठाकर गोदाम में रखने थे। गर्मी की भरी दोपहरी में पूरा दिन उसे खाना खाने तक का भी समय नहीं मिलता। वो कैसे भी मेहनत करके कुछ रुपए जमा करके अपने बैल साहूकार से वापस लेने के बारे में सोच रहा था। ऐसे ही पसीने में लथपथ परेशान सा वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर जया और पिताजी दोनों हैरान हो जाते हैं। क्या बात है बेटा, आज तो तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या श्यामू ने तुमसे खेतों पर कुछ ज्यादा ही काम करवा लिया? नहीं, श्यामू काका ने तो ज्यादा मेहनत नहीं करवाई,
मगर अपने खेतों में ही मेहनत बहुत हो गई थी। आज तो खाना खाने का भी समय नहीं मिला। कहते हुए ननकू ने मुनीम जी और साहूकार का पूरा किस्सा सुना दिया। हे राम, मतलब आप आज पूरा दिन बिना खाना खाए इतनी मेहनत करते रहे? ये साहूकार तो सच में ही बहुत दुष्ट है। इससे पैसा उधार क्या लिया, ये लगता है हमारी जमीन पर भी कब्जा कर कर ही छोड़ेगा। कल से मैं भी तेरे साथ खेतों पर मदद करने चलूंगा। हम दोनों मिलकर जल्द ही इसका पूरा पैसा चुका देंगे। नहीं नहीं पिताजी, आपकी उम्र नहीं है कि आप खेतों पर काम करो। इस बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अगर भगवान ने चाहा तो ब्याज के साथ साथ कुछ मूल के रुपए भी उसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं तो भगवान आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल जरूर देगा। ननकू कुछ दिनों तक दिन रात अपने खेतों पर और दूसरों के खेतों पर काम करके पैसे जमा करने की कोशिश करता है, मगर उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात तेज हवा के साथ बहुत जोरदार बारिश होने लगी। अरे अरे, ये बिन मौसम इतनी तेज बारिश कैसे आ गई? आजकल तो मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है जी। कभी बारिश, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। आप चिंता ना करें, छोटा मोटा कोई बादल होगा, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी जी। मगर उस रात बारिश ना रुकी। बाहर बारिश के साथ पानी टपक रहा था और ननकू का दिल बैठा जा रहा था। अगली सुबह वो खेतों में पहुंचा तो उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। वो खेतों में ही सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट आया। अरे आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए, खेतों पर कोई काम नहीं था क्या जी? अब खेतों पर कोई काम नहीं बचा है। बारिश इतनी तेज थी कि खेतों की सारी फसल बर्बाद हो गई। अब तो लगता है साहूकार हमारे खेतों को भी हमसे छीन लेगा। ननकू की बात सुनकर पिताजी को बहुत तेज घबराहट होने लगी। उनके सीने में तेज दर्द उठा। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? चलिए चलिए डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, चलिए। ननकू अपने पिताजी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर पास के गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत एडमिट कर लिया। मैं तुम्हें ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। इन दवाइयों से इन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। आप नीचे मेडिकल से ले आइए, तब तक आपकी पिताजी की जांच शुरू हो जाएगी। ननकू मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद रहा था कि अचानक उसके पीछे 14-15 साल का एक लॉटरी की नोट बेचने वाला बच्चा आ गया। बाबूजी, एक लॉटरी का टिकट खरीद लीजिए ना। बेटा, मैं वैसे ही परेशान हूँ, अभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीद सकता। बाबूजी, मैं सुबह से भूखा ऐसे ही लॉटरी का टिकट बेच रहा हूँ, एक भी टिकट नहीं बिका है। प्लीज आप एक लॉटरी का टिकट ले लो ना। ननकू बच्चे को परेशान देखकर उससे एक लॉटरी का टिकट खरीद लेता है और पास के नाश्ते की दुकान पर ले जाकर उसे नाश्ता भी कराता है। वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज से पहले किसी ने उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखना, इसका पहला इनाम आपको ही लगेगा। आप इतने परेशान थे ना, भगवान आपकी परेशानी जरूर दूर करेगा। उसकी बात सुनकर ननकू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुरंत दवाई लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। तब तक डॉक्टर सीने में हुए दर्द की जांच कर लेते हैं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। शायद एसिडिटी के कारण उनके सीने में दर्द हो रहा था। अब दवाइयों से उन्हें तुरंत आराम मिल जाएगा। कल तो आप वापस उन्हें लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर ननकू की आधी परेशानी खत्म हो गई थी। अगले दिन अपने पिताजी को लेकर वो वापस अपने गांव आता है और खेत पर मेहनत करना शुरू कर देता है। वो अब तक तो लॉटरी के टिकट के बारे में भूल ही चुका था। कुछ दिनों के बाद अचानक वही लड़का ननकू को उसी गांव में दिखाई देता है। वो लड़का भी ननकू को पहचान जाता है।
अरे बेटा, कैसे हो? हमारे गांव में भी लॉटरी बेचने का धंधा चालू किया है। अरे नहीं, आपकी तलाश में यहाँ आया हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के गांव का पता लिया और पिछले 2 घंटे से आपको ढूंढ रहा था। क्यों? मुझसे क्या काम था? मैंने कहा था ना, आपकी लॉटरी जरूर लगेगी। हाँ, कहा तो था। आपकी लॉटरी खुल गई है। मेरी लॉटरी? हाँ, पूरे 50 लाख रुपए की लॉटरी खुली है। ननकू को एक बार तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो जहां पर खड़ा था वहीं जमीन पर बैठ जाता है और कुछ देर में शांत होने के बाद उस लड़की की ओर देखने लगता है। क्या क्या सच में मेरी 50 लाख की लॉटरी लग चुकी है? हाँ, पूरे 50 लाख की लॉटरी है। लाइए, आपका लॉटरी का टिकट मुझे दीजिए। ननकू अपने घर पहुंचकर उस लड़के को लॉटरी का टिकट देता है। लड़का अखबार से लॉटरी के टिकट का नंबर एक बार और मिलाता है और ननकू को अपने साथ शहर चलने। पिताजी और रमा दोनों आज बहुत खुश थे क्योंकि उनकी परेशानियों के दिन खत्म हो गए थे। अब ननकू साहूकार से भी अपनी जमीन वापस ले सकता था। देखा बेटा, अंत भला तो सब भला। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। वो मुस्कुराते हुए अपने पिता के गले लग जाता है।